नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुर्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ें। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें टॉपिक चल रहा था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हमने 2 पार्टों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंप्लीट कर लिया। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर लगाने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने 11 लिए हैं, लेकिन आज तक की जितनी भी नेट व आरपीएससी एग्जाम्स हुए हैं, मैंने बहुत सारे पेपर खंगाल कर उनमें जहां जहां इस चैप्टर से क्वेश्चन उठे हैं उन सब को इंक्लूड करते हुए ये 11 क्वेश्चन बनाए। कहीं ना कहीं चारों ऑप्शंस में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना हुआ है और बाकी घुमा फिरा कर इन 11 क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इनके अलावा बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। आपको मैं ऑप्शन सहित पूरा डिटेल से समझाऊंगी, आप ध्यान से पढ़िए और इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, यूं मानिए रट लीजिए, आपका इस चैप्टर से एक क्वेश्चन गलत नहीं होना। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अभ्यास श्रृंखला 4th है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रश्न उत्तर हैं। पहला जो प्रश्न है, देखिए, यह है भूगर्भ की जानकारी के प्रत्येक स्रोत पूछ रहा है। भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधन जो हैं वो कौन से हैं? ये 11th एनसीईआरटी की बुक से लिया है मैंने। ये बता रहा है घनत्व है, उल्काएं हैं, विभिन्न परिकल्पनाएं हैं या फिर ज्वालामुखी घटनाएं हैं। देखिए, हम चारों को अच्छे से पढ़ लिया है हमने। घनत्व भी पढ़ लिया, उल्काओं के बारे में भी पढ़ा है, विभिन्न परिकल्पनाओं के बारे में भी पढ़ा है, ज्वालामुखी घटनाएं भी पढ़ ली। अगर बात करें हम घनत्व की, अगर बात करें हम उल्काओं की और विभिन्न परिकल्पनाओं की, तो ये तीनों हैं अप्रत्यक्ष। उल्काएं आपको पता ही है, जो पृथ्वी पर आकर गिरती है ब्रह्मांड से, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि वो भी परतदार परत सेम पृथ्वी की तरह ही उसकी संरचना होती है। घनत्व जो कि ज्यों ज्यों हम गहराई की ओर जाते हैं पृथ्वी के, घनत्व बढ़ता जाता है, वो भी एक अप्रत्यक्ष कारण है, साधन है। परिकल्पनाएं विभिन्न ज्योग्राफर्स के द्वारा जो परिकल्पनाएं, जो सिद्धांत दिए हुए हैं, उनके अनुसार जो भूगर्भ की जानकारी का अनुमान लगाया जा रहा है वो भी अप्रत्यक्ष हैं। सिद्धांत बोले तो जैसे वायुत्व का है, ग्रहाणु सिद्धांत है, ज्वारीय सिद्धांत है, इन सब के बारे में हमने चर्चाएं कर ली है। ये सब अप्रत्यक्ष हैं तीनों। बाकी अगर बात करें हम ज्वालामुखी घटनाओं की, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वालामुखी घटनाएं हैं जो आप मतलब व्यवहारिक दृष्टि से देखिए, ज्वालामुखी का लावा जब बाहर हम देखते हैं, ये सोचिए हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन टीवी वगैरह में देखते हैं, उसको प्रत्यक्ष देख सकता है मानव। प्रत्यक्ष देख के उसका अध्ययन करता है कि अंदर क्या है, क्या क्या इसमें कौन कौन से जो तत्व हैं वो शामिल हैं, ये सब वो अध्ययन कर सकता है उस चीज का। तो प्रत्यक्ष जो साधन हुआ वो हुआ ज्वालामुखी घटनाएं। दूसरा जो क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबंधता किन 2 परतों को अलग करती है? ये क्वेश्चन मैं कितना इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, कितना इंपॉर्टेंट बताऊं, जितना बताऊं उतना ही कम है, ये मानिए आप। क्योंकि मतलब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार, कोई गिनती नहीं है कितनी बार रिपीट हुआ है। गुटेनबर्ग असमानता और एक मोह असमानता बहुत बार रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। हर एग्जाम में इन दोनों में से पूछा जाता है। बात करूं मैं अगर 2018 के जो फर्स्ट ग्रेड पेपर की, तो वहां भी मोह असमानता के बारे में क्वेश्चन आया था। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, अब की बार क्वेश्चन यहां से जरूर उठने वाला है। यह नेट 2018 में भी आया हुआ है और पिछली एग्जाम्स में बहुत बार आया है। तो देखिए, गुटेनबर्ग असमानता, हमने इसके बारे में, असमानताओं के बारे में एक ट्रिक बताई है और उसके हिसाब से अच्छे से आपने भी याद कर लिया होगा। क्या थी वो ट्रिक?
कमर जल, स्टूडेंट्स लगातार चेयर पे बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं तो कमर जलने लगती है, ठीक उसी तरह जैसे कि पृथ्वी अंदर से जल रही है। पृथ्वी का भी तो तापमान अंदर बहुत ज्यादा है। ज्वालामुखी में देखते हैं हम कैसे तप्त जो लावा बाहर आता है, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी तो अंदर से बहुत जल रही है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट्स जब लगातार 5-5, 7-7, 10-10, 12-12 घंटे चेयर पर बैठे बैठे पढ़ाई करते हैं एग्जाम्स के पास, तो उनकी कमर जल उठती है या गल उठती है। तो KMRGL, कमर जल। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ऊपर ही ऊपर जो दो क्रस्टों को अलग करने वाली जो असमानता है वो कौन सी थी? दो क्रस्टों को अलग करने वाली असमानता थी सबसे पहले कोनेरॉड, ठीक है, कमर। फिर दूसरा नंबर आया क्रस्ट और मेंटल का, क्रस्ट और मेंटल का, वहां कौन हो गई? मैं से मोहो, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो रेपट्टी, जो दोनों मेंटल को अलग कर रही है, कमर। फिर कौन आया? जल, जी से गुटेनबर्ग, तो गुटेनबर्ग अलग करती है, अपना ये क्वेश्चन भी है यहाँ, गुटेनबर्ग अलग करती है बाह्य ये मेंटल और बाह्य कोर को, ठीक है। मेंटल और बाह्य कोर को कौन अलग कर रहा है? गुटेनबर्ग, ठीक है। जो कौन से नंबर पर हो गई? 4th। लास्ट कौन सी है? लास्ट है लाहेमान, जो कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। ये पांचों हो गई अपनी, चारों ऑप्शंस क्लियर कर लिए और पांचों असमानताएं याद हो गई आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरा प्रश्न है वो है मेंटल परत का आयतन और द्रव्यमान। अब आप सोचोगे मैडम हर क्वेश्चन के लिए बोल रही है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार उठा है, बहुत बार। ये घुमा फिरा कर कहीं न कहीं किसी न किसी परत का आयतन पूछ लेते हैं या द्रव्यमान पूछ लेते हैं। इन दोनों को इधर उधर कर देते हैं, पहले द्रव्यमान डाल देते हैं या फिर आयतन डाल देते हैं, या पहले आयतन डाल देते हैं फिर द्रव्यमान डाल देते हैं। ऐसे करके यहाँ से क्वेश्चन बहुत तरह के बन सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहला ऑप्शन मैंने लिया है 0.5% या 0.2%। देखिए क्वेश्चन क्या था? मेंटल का आयतन, मेंटल जो मध्य वाली परत है उसका पूछा है हमें, आयतन और द्रव्यमान दोनों पूछा है। सबसे पहले तो आप देखिए कि आयतन पहले है या फिर द्रव्यमान। आयतन पहले आ रहा है, इसका मतलब आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको अच्छे से कराया है कि ये 0.5 और 0.2% वाला जो है ये तो क्रस्ट का किया था हमने, ठीक है। और मैंने आपको याद रखने के लिए ये भी बताया था कि ऊपर वाली परत ऊपर ही ऊपर तो दबाव घनत्व बहुत कम है, इसलिए यहाँ जितना एरिया ये घेर रही है आयतन है उससे द्रव्यमान वेट उसका काफी कम है, काफी कम है। इससे आपको अच्छे से याद रह जाएगा ये कि 0.5 और 0.2 तो बात कर रहा है क्रस्ट की, छोड़ दो इसको यहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, 68% और 83%। तो मेंटल के लिए भी मैंने आपको याद कराया था कि मेंटल 83% एरिया घेर लेता है, ठीक है। एरिया कितना घेर रहा है? 83%। लेकिन अगर बात अपन द्रव्यमान की करें, उसके वेट की करें, तो वेट तो ये सिर्फ 68% ही रखता है, 15% का डिफरेंस है, ठीक है, 15% का डिफरेंस है। मतलब मेंटल परत भी इतनी भारी नहीं है, ये भी अपने बीच डिस्कस हुआ था। तो यहां भी आपको समझ आ जाएगा कि आयतन 68 कहाँ था, आयतन तो 83 था। यहां आप धोखा खा सकते हो, इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखिए। पहले आयतन है तो आयतन ही पहले चुनना है, क्रम से होना चाहिए, ये आयतन पहले है जबकि यहाँ तो आयतन बाद में दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। थर्ड पे आओ, यहाँ क्या है? यहाँ है 16% और 32%। तो आप कहोगे कि नहीं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था कि ये तो जो लास्ट वाली परत है,
जो अंतिम परत है वहां है ये चीज तो कि परसेंट 16% ही है। आयतन तो मात्र 16% ही है, लेकिन द्रव्यमान उसका डबल है, क्योंकि वहां तो लोहा ही लोहा है, भारी तत्वों से बनी है निचली परत, तो वहां घनत्व डबल हो रहा है। अगर वो आपने वीडियो वो वाला लेक्चर अच्छे से आपने सुना है, पढ़ा है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है, आप इसको भी अलग कर दोगे। लास्ट जो ऑप्शन है वो है 83% और 68%। अब यहाँ देखिए आप, क्या आयतन पहले है और द्रव्यमान बाद में है क्वेश्चन में? तो आपने देखा कि है, तो यहाँ आयतन 83% है और द्रव्यमान 68 है, तो ये वाला मैच हो रहा है। हाँ, ये बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अब आगे फोर्थ क्या कह रहा है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा है। ये हमने बार बार देख लिया, बहुत बार पढ़ लिया, शायद 2 लेक्चर्स में हमारे सामने बहुत बार ये चीज आ गई कि पृथ्वी का औसत घनत्व की हम बात करें। यहाँ भी देखिए आप, ऑप्शन सारे कंफ्यूज वाले हैं। एक तो कह रहा है सबसे पहले ए जो है ये कह रहा है कि क्या 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यह नहीं है, क्योंकि ये किसका है, किसका घनत्व है, ये कौन सी परत का है, ये तो क्रस्ट का है, ये तो हमें आता है, ये तो क्रस्ट का है। जबकि बी 5.5 एक साथ, हाँ हमें ये लगेगा शायद ये हो सकता है, लेकिन एक बार आगे बढ़ो, ऑप्शन सारे देखने हैं हमें। थर्ड वाला है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 11 की बात हो रही है, तो यहाँ भी आपको लगेगा कि ये 11 वाला तो कहाँ है, ये तो अंतिम निचली परत में है। अकेली निचली परत की बात करें तो वहां है 11। और फोर्थ पे अगर बात करोगे आप, तो फोर्थ में है 13.6, तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है कि 13.6 तो जो निचली परत है उसका जो अंतिम छोर है, बिल्कुल सेंटर की अगर बात करें हम 6371 किलोमीटर गहराई की पृथ्वी की, वहां पर 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व है अपनी पृथ्वी का। तो सही क्वेश्चन कौन सा हुआ, सही उत्तर कौन सा हुआ अपना? बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आगे 5वां जो क्वेश्चन है अपना, इसमें है कि भूकंप तरंग, कौन सी भूकंप तरंग जो कि पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है। यहाँ हमें भूकंप तरंगों के बारे में पूछा है। ये भी हमने बात की थी कि 3 तरह की भूकंप तरंग है, पी, एस और एल, जिसमें से पी जो है वो तीनों कौन कौन, ठोस, द्रव्य और गैस में से होकर गुजर सकती है, और जो एल है वो धरातलीय है, एस है जो 105 डिग्री पर तरल पदार्थों की वजह से विलुप्त हो जाती है। देखिए आप, ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है। जो धरातलीय है एल है, वो तो यूं चल रही है, यूं धरातल के सहारे सारे, इसकी तो बात ही कहाँ है, क्रोड की, जबकि क्रोड तो कहाँ है, ये है क्रोड। तो यहाँ के लिए पूछा है कि पृथ्वी का केंद्र, बात हो रही है पृथ्वी के केंद्र की, कि पृथ्वी के केंद्र से होकर कौन सी भूकंप तरंग जा रही है। अगर मैं बात करूं एस की, तो एस का मार्ग होता है अवतल, ठीक है, जो यूं जा रही है दोनों तरफ से, क्रोड के सहारे सारे यूं निकल गई, ये कौन थी, एस, ये एस है। और ऊपर से अभी जो मैंने बताई धरातल, ये है धरातल, ये एल। अब बची कौन, बची पी वाली जो प्राथमिक है, ये निकल रही है यहां से भी, जो यहां परावर्तित होके वापस 145 पे वापस प्रकट हो रही है, 145 डिग्री पर प्रकट हो रही है वापस। छाया क्षेत्र था 105 से 145 डिग्री, 145 डिग्री की बात करें तो एस जो तरंग है वो तो कंप्लीटली खत्म हो गई, यहाँ विलुप्त हो गई 105 पर। कल हमने अच्छे से देख लिया था 105 पर बिल्कुल ही विलुप्त हो गई, कौन, एस। तो बाकी अगर बात करूं कि ये जो प्राइमरी है पी जो है ये 145 पर वापस प्रकट हुई है, इसका परावर्तन हो गया था कोर की वजह से,
कोर की वजह से परावर्तन हो गया था और 145 से ये वापस दिखने लग गई। इसका मतलब ये तो जो है वो छाया क्षेत्र है, इसमें कोई भी भूकंप तरंग नहीं है, लेकिन P जो है वो कोर से होकर गुजर रही है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप छांट सकते हो इजी से ऑप्शन को। क्या P तरंग है जो कि कोर से होकर गुजर रही है, या फिर S है? नहीं, S कैसे हो सकती है? S तो 105 पर ही विलुप्त हो रही है। S तो अब 105 पर ही विलुप्त हो रही है, S नहीं हो सकती। क्या P और S दोनों है? दोनों भी नहीं हो सकती। फिर S व L है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। L तो धरातल ही है जो पृथ्वी के ऊपर ऊपर धरातल पर चल रही थी, अभी हमने देखा था। तो फिर कौन हुआ? वो सिर्फ होगी P तरंग, जो ए ऑप्शन में मेंशन है। ठीक है, आगे 6 नंबर प्रश्न। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। कितने माप पर, कितने नाप पर, कितनी दूरी पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ जाता है पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाते समय? ठीक है, तो आप देखिए ये चारों जो ऑप्शन है आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, न कि 1 डिग्री सेल्सियस की बात हुई है। दोनों तरफ से क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, वहां क्वेश्चन दोनों तरह से घुमा कर दिया जा सकता है, या तो दोनों चीजों को रटो, या फिर अगर एक चीज को याद रखते हो आप तो आपको चेंज करना आना ही चाहिए सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। इसके लिए मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया है, C/5 बराबर F माइनस, F कौन है? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। ये 9 मल्टीपल हो जाएगा सेल्सियस से। C कौन है? सेल्सियस, सेल्सियस से ये गुणा हो जाएगा, जितना सेल्सियस होगा 1 डिग्री 2 डिग्री वहां कितना भी, उससे ये गुणा हो जाएगा कौन? 9, और फिर उसमें भाग दिया जाएगा 5 का, वो बराबर किसके होगा? F माइनस 32 के, फ़ारेनहाइट माइनस 32 के। F को आप एक तरफ ले जाओ, 32 इधर आके प्लस में हो जाएगा, और इस प्रकार हम इस फॉर्मूले से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब ऑप्शन पे आओ आप। ये पूछ रहा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ तक बढ़ेगा, तो इधर देखिए, क्या ये 32 फीट तक बढ़ेगा? क्या ये है 32 फीट तक बढ़ेगा, या फिर 64 डिग्री 64 फीट तक बढ़ेगा? ठीक है, या तो फिर 32 मीटर पर बढ़ेगा, या फिर 64 मीटर पर बढ़ेगा? तो बताइए आप कि ये बढ़ेगा, फ़ारेनहाइट की बात हो रही है तो 64 फीट पर, 64 फीट पर बढ़ेगा, क्योंकि 32 फीट पर तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। 32 मीटर पर क्या होने वाला था? 32 मीटर पर तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला था। यहाँ कौन बढ़ रहा था 32 मीटर पर? 32 मीटर पर तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाला था। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना आप, ध्यान से देखिए। यहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आपको पूछा जाए सेल्सियस तो 32 मीटर, और आपको पूछा जाए फ़ारेनहाइट तो 64 फीट पर। ठीक है, इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, जिससे आपको अगर वहां चेंज करना पड़े, एक यूनिट आपको याद हो, तो आप दूसरे में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 7वां प्रश्न, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? ये मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि ये वाला जो विभाजन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सियाल, सीमा और निफे, ये बताइए आप। देखिए ये कौन थे? ये थे स्वेस-मोदी। सियाल, सीमा, निफे मैंने बताया था कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम सियाल, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा, और निकिल प्लस फेरियम निफे, इन तीनों का यूं ही विभाजन किया था इन्होंने, और इन्हीं के आधार पर नाम दिया था एडवर्ड स्वेस-मोदी ने। ठीक है, तो फिर होम्स ने क्या बताया था? अब आपको याद करने के लिए मैं बताती हूँ कि होम्स महोदय ने, देखिए याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं।
होम्स तो बेचारे, होम मतलब अपना घर, होम से अपना घर ले लो, जो सबसे सबसे प्यारी वस्तु है इस दुनिया की, सबसे प्यारी चीज पूछे तो क्या है? अपना घर। ठीक है, अगर घर अगर प्यारा ही है, वो स्टूडेंट को कभी परेशानी में डालेगा क्या? तो होम ने तो सबसे इजी से इजी परतों में बांटा था। 2 ही परतें थी, कौन कौन? एक तो क्रस्ट और एक अधस्तर। एक अधस्तर मतलब सब स्टेट नीचे वाला और ऊपर वाली परत, 2 परतों में बांटा, जिनको नाम दिया इन्होंने क्रस्ट या भूप्रपर्टी और अधस्तर। ऊपर की प्रॉपर्टी में जो क्रस्ट या प्रॉपर्टी थी, उसमें इन्होंने रखा सीमा, सियाल कंप्लीट और सीमा आदि। नीचे वाली में सियाल जो आदि बची हुई थी, वो सीमा जो आदि बची हुई थी, और निचली परत। ठीक है, श्वेस मोदय की जो 3 परत थी, उनको बीच वाली परत को आधी आधी करके तीनों परतों को 1.5 में बांटकर 2 परत बताया होम्स मोदय ने। ये तो हमारा प्यारा सा घर है, इनको हमें परेशान नहीं किया स्टूडेंट्स को। बात आती है यहाँ डेली मोदय की। तो डेली मोदय ने 4 परतों में बांटा था। ठीक है, 4 परतों में बांटा। और आगे अगर यहाँ लिया है मैंने जेफरीज मोदय ने भी 4 परतों में बांटा था। कौन सी? इन्होंने तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और 4, और मैंने आपको याद कराने के लिए बताया भी था कि फ्रीज में आप ये मान लो कि अपने घर पर फ्रीज है, उसमें 4 परतें हैं, ऊपर ही ऊपर की, बाहरी जो परतदार है, दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे करके 4 परत हैं। दिल्ली से आप ऐसे याद रख सकते हो कि दिल्ली कोई आपके सर होंगे आपके। देखिए, आप थोड़ा सा मैंने अजीब सी ट्रिक बनाई है आपको याद रखने के लिए बस। ठीक है, ये देखिए, ये आपके कोई टीचर थे, अपन जब छोटे थे तब से याद कर लो, कोई ना कोई टीचर तो आपका लंबा होगा। तो आप याद करो कि उस टाइम जो लंबे वाले सर थे, उनको हमने ऐसे नाम दे दिया था लंबक। क्या नाम दिया था? लम्मक। ठीक है, तो दिल्ली जो मदे थे, तो उनसे ऐसे जोड़ो कि जो लम्मक वाले सर थे, जो लंबे वाले सर थे लम्मक, वो तो हमेशा आ जाते थे, डेली के डेली क्लास में आते थे और अपना पीरियड लेते थे। वो तो कभी भी हमें खाली खेलने के लिए पीरियड को खाली नहीं छोड़ते थे, और हमेशा क्लास में आते, हमेशा स्कूल आते और हमेशा पढ़ाते थे। तो आप ऐसे कर लो कि ये इस चारों नाम से, लम्मक नाम से याद रख लो कि डेली की डेली पढ़ाने आ जाते थे। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। याद रह जाएगा आपको। लिथोस्फीयर स्थल मंडल, एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, और मेजोस्फीयर मध्य मंडल, और सेंट्रोस्फीयर जो केंद्रीय मंडल है। हो गई याद आपको? ठीक है, आगे बढ़ें। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट के अभिकथन कौन से हैं? वो हमें छांटने। कांट मोदय हैं, उनके अभिकथन कौन से हैं वो छांटने हैं। देखिए, कांट मोदय जर्मन थे और उन्होंने 1755 में अपना सिद्धांत दिया था। ये तो हमें पता है, इसको तो हम अलग कर लेंगे कि ये तो सही है, क्योंकि हम जानते थे कि कांट मोदय जर्मन है और 1755 में अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब ऊपर चलो, ए ऑप्शन देखो, न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का क्या इन्होंने उपयोग किया था? हाँ, तो हम ये बताएंगे, यहाँ याद करेंगे हमारी पीछे की पढ़ाई कि हाँ, न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया था कांट मोदय ने। हालांकि जो परिकल्पना दी थी गुरुत्व सिद्धांत के ऊपर, वो दी थी लाप्लास मोदय ने। परिकल्पना किन्होंने दी थी? परिकल्पना थी न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत के आधार पर, वो थी लाप्लास की। जबकि न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत को कांट ने भी उपयोग में लिया था। तो सही है, ये भी सही है। दूसरा, कांट को निहारिका संकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है।
हाँ, अभी अभी हमने जिक्र कर लिया कि वास्तविक जो प्रतिपादक थे वो तो कांट ही थे, हालांकि जो सिद्धांत दिया था, परिकल्पना जो दी थी उनके आधार पर, वो लाप्लास भी थे। तो ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट, कांट ने सन 1755 में सिद्धांत दिया था, ये तो हमारा पढ़ा हुआ ही है बहुत बार। 1755 में कांट ने अपना सिद्धांत दिया था। और लास्ट क्या है, यद्यपि न्यूटन के सिद्धांत गुरुत्व की प्राकल्पना लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत की थी, लाप्लास महोदय ने प्रस्तुत की थी। तो ये भी हमने अभी भी पढ़ लिया कि हाँ, निहारिका जो संकल्पना है उसके वास्तविक प्रतिपादक तो कांट हैं, लेकिन न्यूटन के जो सिद्धांत के अनुसार जो प्राकल्पना दी थी वो किनकी है, वो लाप्लास की है। ये भी ठीक है। इसका मतलब ये तो चारों ही ऑप्शन मैंने सही लिए हैं, और आपको क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कांट के अभिकथन नीचे दिए हुए हैं। आप इन चारों को देख लो, यहां से घुमा फिरा कर क्वेश्चन उठ सकता है कांट महोदय के लिए। ये चारों में सारा आ गया कि कांट महोदय ने किस प्रकार उनके लिए ये कथन सही है। ठीक है। 9 नंबर है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों के बारे में सत्य कथन बताओ। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की अगर हम बात करें तो पी तरंग आपको याद आ गई होगी कि सबसे पहले पहुंचने वाली, सबसे अधिक स्पीड है। ठीक है। और ये तीनों तत्वों में संचलन करने वाली तरंग है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए हम ऑप्शन के हिसाब से पढ़ते हैं। क्या मार्ग उत्तल है? मार्ग उत्तल है। तो हमने पढ़ा था, याद करो कि तरंगों का तो अगर अपन मार्ग की बात करें तो पी और जो एस थी उनका मार्ग तो अवतल पड़ा था। ठीक है, अवतल था वो तो, फिर ये उत्तल क्यों दे दिया इन्होंने? छोड़ दो इसको यहीं। और जो एल थी उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसका मार्ग क्या है? उत्तल है। फिर इन्होंने यहां ये क्यों डाल दिया? तो ये इसको एक बार यहीं छोड़ दो, आप आगे बढ़ो। प्रकाश तरंग के समान है, प्रकाश तरंग के समान है। तो ये भी आपको सोचना है वहां कि प्रकाश तरंग के समान तो कौन है? एस तरंग है, जो कि सेकेंडरी वाली है वो है। जबकि प्राथमिक तो वो ध्वनि तरंग के समान काम करती है। प्राथमिक जो है वो तो ध्वनि तरंग के समान काम करती है। तो ये भी नहीं समझ आ रहा। फिर थर्ड, क्या 105 डिग्री के बाद विलुप्ति हो जाती है? अभी अभी हमने जिक्र किया है, पीछे अपने चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था इस पर कि 105 डिग्री पर विलुप्त तो होती है पी, लेकिन वो विलुप्त ही नहीं हो जाती है, वह तो 145 पे वापस प्रकट होती है। तो ये कह रहा है क्या 105 डिग्री के बाद विलुप्ति हो जाती है? तो ये भी हमें ठीक नहीं लग रहा। तो फिर कौन है? तो बॉडी का एक तरंग है। हाँ, यहां आते ही हम समझ जाएंगे कि अच्छा, एक चीज सही डाल दी उन्होंने, बॉडी तरंग है वो या कायिक तरंग है। कौन कौन? पी और एस। मतलब पृथ्वी के, अभी मैंने समझाया था ना आपको कि पृथ्वी के अंदर से होके जा रही है। कौन कौन? पी और एस। पी और एस दोनों पृथ्वी के अंदर से होके जा रही है। जबकि बात अगर धरातलीय की करें तो वो तो पृथ्वी के धरातल पर चल रही है, वो कहां से बॉडी कायिक होगी? तो दोनों जो पी और एस है वो बॉडी का एक तरंग ही है। हमें पूछा है कि प्राथमिक तरंग के लिए सत्य क्या है, तो हम कह देंगे कि जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी ये तीनों ठीक नहीं है। उत्तल एल है, प्रकाश तरंग एस है, 105 के बाद हमेशा के लिए विलुप्त होने वाली एस है, लेकिन जो पी है वो बॉडी तरंग है। ठीक है। 10 नंबर, क्रोड पर सर्वाधिक दाब 3600 किलो बार। क्या है यहाँ? 3600 किलो बार होने का कारण क्या है? तो देखिए, तापमान का अधिक होना, घनत्व का अधिक होना, गुरुत्वाकर्षण का अधिक होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ हो जाएगा पहला ऑप्शन। देखो, क्या तापमान की वजह से दबाव बढ़ता है? नहीं, आप कह दोगे क्योंकि आपका पड़ा हुआ है।
दूसरी बात, क्या गुरुत्वाकर्षण की वजह से अधिक तापमान हो रहा, दबाव हो रहा है वहां? नहीं। तो फिर घनत्व की वजह से, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ही दबाव ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर हम बात करें पृथ्वी केंद्र की कि क्रोड में जो सर्वाधिक दाब है वो किस वजह से है, तो इसमें आप ऑप्शन टिक करोगे, घनत्व का अधिक होना इसकी वजह है। 11 नंबर, गहराई के साथ तापक्रम में वृद्धि के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है? गहराई के साथ तापमान में वृद्धि जो हो रही है उसके लिए इनमें से ठीक कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, छांटिए। क्या 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, बढ़ रहा है? 32 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, इधर 32 फ़ारेनहाइट, ये यूं ही हो गया, 32 फ़ारेनहाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है? नहीं। 32 फीट पूछ रहा है, ये 32 फीट पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है? नहीं, वो तो हमने पढ़ा था कि 64 फीट पर 1 डिग्री 64 फीट पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है। ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या 64 फीट पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? नहीं, वो तो 64 फीट पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात थी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए वाला, 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। या फिर हमें पूछे फ़ारेनहाइट की बात, तो 64 फीट पर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ता है। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पृथ्वी की क्रस्ट की अगर हम बात करें या फिर संपूर्ण पृथ्वी की हम बात करें, तो 2 अलग अलग रासायनिक संगठन होते हैं इसके। ठीक है, जिनको याद करने के लिए मैंने अगले वीडियो में ट्रिक बताई है। दोनों के अलग अलग छोटे छोटे वीडियो लिए हैं और ट्रिक बताई है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी का रासायनिक संगठन का क्रम पूछ लेते हैं, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, एक बात। दूसरी बात, संपूर्ण पृथ्वी का रासायनिक संगठन पूछ लेते हैं। वहां अपन कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ठीक होगा, कौन सा किसमें, या कंप्लीट पृथ्वी की बात कर रहा है या प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कराने के लिए वहां ट्रिक बना रही हूं। अब इससे जो अगले वाले दोनों वीडियो है छोटे छोटे, वो आप जरूर देखिए और प्लीज लाइक शेयर भी करें और याद करें अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से अक्सर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।